अस्सलामुअलैकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग स्पॉट के साथ मैं हूँ अफशीन कुरैशी और मैं हूँ आपका मेजबान बिलाल खान। भाई एक चीज़ का मुझे अजीब क्यूरियोसिटी है, ये होता कैसे और कौन करता है, कौन है वो मुखबर जो दे रहा है सारी खबर। ये अफशीन को पता कैसे चलता है कि आज मैं ब्लू पहन कर रहा हूँ? अफशीन क्या कोई जासूस छोड़ा हुआ कोई आपने? नहीं, मुझे लगता है कि जब मैं कभी ब्राउन पहनती हूँ तब आप ब्राउन पहनते हैं, जब मैं कभी ब्लू पहनती हूँ आप ब्लू पहनते हैं, तो वो और ये जो है ना अच्छा भी लगता है कि जो कलर देखने वाले समझ स्क्रिप्टेड होगा, दोनों मैचिंग कर लेते होंगे। बाखुदा मैचिंग नहीं होती है, मुझे बाद में पता चलता है, एंटर हुआ और मुझे पता चला कि आज अच्छा, जबकि मेरा प्रोग्राम कुछ और था। मैं आज कोट पहन रही थी और कोट वो मेरे आया नहीं और मैंने कहा मतलब ये सिंपल सा ड्रेस था, मैंने कहा पता नहीं कैसा लगे स्क्रीन पर, लेकिन ये बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन आपने जो चीटिंग की है मेरे साथ, मैचिंग की है, अच्छी बात है, मैचिंग भी हो जानी चाहिए, अच्छा लगता है। लेकिन ये हुस्न इत्तेफाक है कि ऐसा बार बार होता है, कभी कभार हम कोऑर्डिनेशन में नहीं भी होते, लेकिन वो कलर ऐसा मैच करता है। मुझे ये लगता है कि जब दो लोग साथ काम करते हैं, इसी तरह आप लोग पर भी आऊंगा, जब दो कोलीग साथ काम करते हैं तो उनकी वाइब्स मैच होती हैं। वाइब्स मैच होने के साथ साथ उनकी जो पसंद नापसंद है वो भी ऑटोमेटिकली एक साथ सेम पेज पे आना शुरू होती है। रोजाना एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, 2 घंटे का साथ मॉर्निंग शो करते हैं, तो वो हमारी ख्यालात भी एक दूसरे से मिलने लगते हैं। और जो ड्रेसिंग सेंस है वो सबसे पहले, क्योंकि देखिए नाजरीन हमें जब देख रहे हैं तो आपके ख्यालात बहुत अच्छे हो गए। हाँ जी, ये आपकी वही वाइब्स मैच करने वाली बात है। और दूसरा है कि नाजरीन जब हमें देख रहे हैं तो सबसे पहले जो पर्सनालिटी का असर पड़ता है, वो जो कलर है वो ही अट्रैक्ट करता है। देखिए, इस बात को यहाँ कनेक्ट करूंगा आप लोगों के लिए, सोहबत का असर हमेशा पड़ता है। आप कोयले की दुकान में जाएं, हाथ ना लगाएं कोयले के, कान में जाएं, हाथ ना लगाएं कोयले को, लेकिन आप बाहर निकलेंगे दामन के ऊपर कालक होगी। आप अतर की खुशबू की दुकान में जाएं, कोई खुशबू हाथ ना लगाएं, लेकिन आप जब बाहर निकलेंगे तो आप महक रहे होंगे। तो इसीलिए अच्छी सोहबत हासिल करें जैसे अफशीन ने हासिल की है और महकना शुरू हो जाए। अफशीन, आप हमेशा अच्छी बात बताती हैं, अच्छी बातें कहाँ से लाती हैं, पहले ये पता चले और उसके बाद आज की अच्छी बात बताएं। भाई हमारे ये जो कंटेंट राइटर हैं इरम, उन्होंने आज बहुत अच्छी बात हमसे शेयर की है और वो हम अपने नाजरीन तक के शेयर करेंगे। सबसे अच्छी बात जो है ना इंसान की ज़िंदगी में, और इसका कुरान में भी जिक्र है, शुक्रगुजारी अपनाएं। जो एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड है, अगर आपने अपनी वो ज़िंदगी में ले आए ना तो यकीन करें आपके सारे मसाइल हल हो जाएंगे, बल्कि वो जो थोड़ी सी भी नेमत होगी ना वो भी बढ़ के आपको लगेगी। बिल्कुल, ये कुरान की आयत है, लाइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, और जितना तुम शुक्र अदा करोगे मैं उतना उससे ज़्यादा ही तुम्हें जो है वो दूंगा। बहरहाल इसको ज़रा बताएं ना अच्छी बात को कि शुक्रगुजारी कैसे होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए उसमें। आप शुक्रगुजारी ऐसे अपनाएं कि हर रोज़ उन नेमतों का शुक्र अदा करें जो आपके पास हैं, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, क्योंकि आपकी जो शुक्रगुजारी ना वो आपको बड़ी बड़ी नाशुक्री से बचाती है। और वाकई शुक्रगुजारी एक ऐसा रवैया है जो इंसान को दिल का सुकून, आजिज़ी और अल्लाह के करीब होने का एहसास देता है। वेरी गुड, अच्छा आपने एक्सप्लेन किया था। जब इंसान हर दिन ये सोचता है ना कि मेरे पास क्या कुछ है, तो उन चीज़ों पर नज़र रखता है जो उसके पास मौजूद हैं। जब हम शुक्र अदा करते हैं तो हमें उन चीज़ों की अहमियत का अंदाज़ा भी होता है जो हमें बज़ाहिर मामूली लगती हैं, लेकिन असल में बहुत कीमती होती हैं वो चीज़ें। बिल्कुल, अगर हम हर वक्त सिर्फ उन चीज़ों को सोचते रहें जो हमारे पास नहीं है तो हम में नाशुक्री पैदा होने लगती है और हम शिकायतें करने लगते हैं, एक दूसरे से हसद करने लगते हैं और ख़ुद को महरूम महसूस करते हैं। और जितना ज़्यादा हम इस नेगेटिविटी पर सोचते जाते हैं ना, उतना ज़्यादा नेगेटिविटी हमको अट्रैक्ट करती रहती है कि अच्छा ये नाशुक्री कर रहा है तो मैं इसको मज़ीद इसी नेगेटिव वाइब्स में इसको लगाए रखूँ और ये मज़ीद और तनज़्ज़ुली की तरफ जाता रहे। तो लिहाजा आप शुक्र अदा कीजिए और हमेशा खुश रहिए। बड़ी ज़बरदस्त आज आपने अच्छी बात बताई है, एंड थैंक यू सो मच इरम बाजी के आप बहुत सारी अच्छी बातें हमें बताती हैं, खुद भी बहुत अच्छी हैं ना। ये अच्छे लोग जो है वो अच्छी बात ही सोच सकते हैं। देखें, जैसी सोच होगी वैसी पर्सनालिटी आपकी नजर आएगी और जैसी पर्सनालिटी होगी आप वैसे ही सोचना शुरू कर देंगे। खुराफाती सोच होती है, चेहरे पे नजर आ रही होती है एक फिटकार, लेकिन एक सॉफ्टनेस और एक स्मूथनेस होती है आपके चेहरे पे, तो आपकी सोच कहीं ना कहीं पीछे बड़ी रिलैक्स और बड़ी अच्छी होती है। बिल्कुल, अगर हम अपने दिन का आगाज ही शुक्रगुजारी से करें तो सबसे पहले जब हम रोड पे बाहर निकलते हैं तो हम देखते हैं कि यार हम गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं और सामने मोटरसाइकिल पे जिस तरह से बच्चों को स्कूल के लिए लाद कर ले जा रहे होते हैं, वो उनका एक तरफ बस्ता गिरा होता है, एक तरफ उनका थर्मोस होता है, मतलब वो किस तरह से मैनेज करके चल रहे होते हैं।
तो उन्हीं को देखकर हमें शुक्र अदा कर लेना चाहिए कि हम उनसे बेहतर हालत में हैं। और अगर वो जो बाइक पे बच्चे जा रहे हैं अपने अब्बा अम्मा के साथ स्कूल के ऊपर, अगर वो बस स्टॉप पे खड़े हुए लोगों को देख लें तो उनको भी शुक्र अदा करना चाहिए। और बस स्टॉप पे खड़े हुए लोग अगर किसी ऐसे शख्स को जिसके पास चलने की ताकत ना हो, जो है वो दोनों टांगे अगर हैं या नहीं भी हैं तो उसके पास ताकत से महरूम है, तो उसका शुक्र अदा करना चाहिए। और जो इस शख्स से इस चीज़ से महरूम है वो ये सोचे कि बिस्तर मर्ग पर अगर कोई बीमार शख्स लेटा हुआ है और जो सिर्फ और सिर्फ बाहर खिड़की से देखता है और कहता है कि टांगे हो ना हो, चलने की ताकत हो ना, लेकिन सेहत दे दे, तो उससे ज्यादा जो है वो उसको बहुत अच्छी बात की। बल्कि आप सिर्फ शुक्रगुजारी का आगाज इस चीज से कर लें कि आप ये जो सांस आ रही जा रही है, जो खुदकार निज़ाम अल्लाह ताला ने लंग्स की सूरत में, डाइजेस्टिव सिस्टम्स की सूरत में और दीगर हमारे जिस्म में जितने सिस्टम्स, नर्वस सिस्टम, जितनी भी चीज़ें चल रही हैं वो खुदकार निज़ाम है, खुद ब खुद सब सही चल रहा है। अगर एक चीज़ भी रुक जाए तो आप खुद सोच लें आपका क्या हाल हो और आपको एकदम इमरजेंसी की सूरत में हॉस्पिटल जाना पड़े। वेरी गुड। आपने कहा सांस आ रही जा रही है, लोगों की सांस आ रही भी है जा रही है, मेरी सांस ही नहीं आके दे रही है। वो भी आ जाएगी, वक्त की बात है। अब हम अपनी टॉप स्टोरीज पर आते हैं और सबसे पहले आपको बहुत सारी टॉप स्टोरीज से बड़ी बिल्कुल अहम डेवलपमेंट से आपको आगाह करते हैं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ की ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई से मुलाकात हुई है। वजीर आजम ने ईरानी सुप्रीम लीडर उम्मत मुस्लिमा का रहनुमा करार दिया और कहा है कि पाकिस्तान खित्ते में अमन, तरक्की और खुशहाली का ख्वाह है। आपने देखा कि जो पाक भारत जंग था उसको जैसे ही अल्लाह ताला ने हमें फतह से हमकनार किया, तो अब वजीर आजम दौरे पर निकल गए हैं और उन तमाम ममालिक का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, चाहे वो तुर्किया हो, चाहे वो ईरान हो, जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज हैं, जो हमारे अलायंस हैं, उन एक ये वही एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड है और ये एक पॉजिटिव जेस्चर है कि आपने बेस्ट थिंग कि आप अपने पड़ोसी ममालिक या फिर आपके बरादर ममालिक या फिर आपके जो दोस्त ममालिक हैं, आप वहाँ जाते हैं, डिप्लोमेटिक आपकी जो एक रिलेशनशिप होती है आप उसको बिल्ड करने की कोशिश करते हैं। और मैं तो इसको बड़ा पॉजिटिवली लूँगा कि वो जा भी रहे हैं, यहाँ पर आ भी रहे हैं, बहुत सारे दूसरे डेलीगेशंस हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। अगर बात करें पाकिस्तानी खित्ते में अमन, तरक्की और खुशहाली का ख्वाह जो है वो कहा है इसको, दोनों ममालिक के दरमियान मस्बत और तामीरी मुआहदे खित्ते में अमन और इस्तेहकाम को फ़रोग़ देगा। जबकि ईरानी सुप्रीम लीडर ने वज़ीर आज़म की अमन के लिए कोशिश और पाक ईरान ताल्लुकात मजबूत बनाने के अज़म को भी भरपूर सराहा है। जी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईरानी सुप्रीम लीडर को दौरे पाकिस्तान की दावत। बिल्कुल पाकिस्तान आए ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई और पाकिस्तान में आकर भी वो MOUs करें, पाकिस्तान के साथ मज़ीद ताउन को फ़रोग़ दें और जो है ईरान के साथ हमारे बड़े अच्छे ताल्लुक हैं। ईरानी सदर भी आए थे, बाद में आपको याद होगा कि उनको शहीद कर दिया गया था और हमने ये देखा कि ईरान के साथ एक हमारा बड़ा एक रिलीजियसली भी टची मूवमेंट है और एक अगर आप फिजिकली, मेंटली और मॉरली देखें तब भी हम बड़े सेंसिटिव हैं ईरान को लेकर और दूसरे जो इस्लामी बरादर मुल्क हैं। तो इट्स अ गुड थिंग, इट्स अ गुड साइन के एक मुलाकात हुई है। और अगर हम इस चीज़ को ऐसे देखें, जो फ़िरका वाराना एक कशीदगी होती है ना पाकिस्तान के अंदर, तो ईरान का एक बड़ा सॉफ्ट किरदार है कि अगर ईरान उस चीज़ को कैरी करे हमेशा, तो पाकिस्तान के अंदर फ़िरका वाराना कशीदगी भी हमेशा के लिए ख़त्म हो सकती है। बिल्कुल। और वज़ीर आज़म ने ईरानी सुप्रीम लीडर को इसीलिए उम्मत मुस्लिमा का रहनुमा भी करार दिया यह है क्योंकि यही हमारी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं जो कि हमारी ताकत हैं और मिलकर हम एक मजबूत मुस्लिम कौम के तौर पर उभरते हैं। ईरान वाज द फर्स्ट वन जिसने इजराइल के ऊपर मिसाइल भी दागे थे और आपको याद होगा कि कितने तसलसल के साथ मिसाइल्स पे मिसाइल्स और तभी तो अभी जो ये कशीदगी हुई थी उस दौरान में इसराइल ने भी धमकी दी थी कि वो ईरान पे हमला करेगा और इसी तरह यूरेनियम अफजोदगी पर अमेरिका भी उसको बार बार कंटेन करने की कोशिश पहला बन चुका है मुल्क जिसने मिसाइल भी दागे थे इजराइल के ऊपर और उसके बाद तमाम मुस्लिम ममालिक के ऊपर ये एक बड़ी हैरानी, परेशानी और पशेमानी की बात थी कि और कोई अभी तक नहीं कर सका। बहरहाल ईरानी सदर ने पाक भारत कशीदगी कंट्रोल करने में अहम किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईरानी सदर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। जी, आपको बताते चलें कि उन्होंने कहा है कि जारियत होगी तो हम भरपूर जवाब देंगे। पानी के मामले, इंसदाद दहशतगर्दी, तिजारत पर बातचीत के लिए तैयार है, यानी कि जो पानी की कशीदगी चल रही है उसके मामले पर भी
इंसदाद दहशतगर्दी के लिए भी, और ट्रेड पर भी, जिस पे डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज़्यादा मुतहरिक नज़र आते हैं, तो ट्रेड पर भी बातचीत के लिए तैयार है। ठीक है, और जब तैयार ही हैं तो पाकिस्तान ईरान के दरमियान तवील और तारीख़ी ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान खित्ते में अमन और इस्तेहकाम भी चाहता है। इट्स अ वेरी गुड थिंग, बड़ी पॉजिटिव जो है वो आज की डेवलपमेंट है सुबह सुबह मुल्क के लिए, जबकि पाकिस्तान ईरान का इंतहाई अहम हमसाया मुल्क है। ये बड़ा खूबसूरत जुमला है, इंतहाई अहम, यानी कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेबर कंट्री ऑफ पाकिस्तान, दैट इज ईरान। दोनों ममालिक अमन, तरक्की और ताउन को फ़रोग़ भी देना चाहते हैं। हाँ, जो पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक लोकेशन है ना, वो बहुत ज़बरदस्त है। जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उसकी, अगर इंडिया हमारे साथ अच्छे तरीके से रहना चाहे तो बहुत ज़बरदस्त बायलैटरल ट्रेड हो सकती है। लेकिन खैर अब तो उसने दुनिया के सामने अपना मकरू चेहरा दिखा दिया है। वरना तो पाकिस्तान इज़ ब्लेस्ड विद अ वेरी गुड लोकेशन, और हर तरफ जो उसकी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उससे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। OIC के प्लेटफॉर्म पर दोनों ममालिक ने यकसा मौक़िफ़ का इजहार किया है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में ख़िताब करते हुए कहा है कि मईशत, तिजारत और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर उनकी बात हुई है, और खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए हमसाये ममालिक को मुश्तरका कोशिशें करना होंगी। पाकिस्तान भारत को अमन और तरक्की के लिए मिल बैठ कर मसाइल का हल निकालना होगा। तो ईरान भी इंटरवीन करने को तैयार है, ईरान भी मेडिएट करने को तैयार है कि ये पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो भी कशीदगी है वो फ़हम तफ़हीम के साथ हल हो जाए। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा जो है वो कुछ खबरें आ गई हैं। मुनव्वर साहब सीनियर तज़कियाकार हैं और माहिर बैनुल अक़वामी उमूर हैं और महारत रखते हैं। एक एनालिसिस, इनका डेप्थ एनालिसिस जो है वो हम आपके सामने रखते हैं। मुनव्वर साहब अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम मुनव्वर साहब, गुड मॉर्निंग। और आपका तज्ज़िया हमेशा बहुत ज़बरदस्त होता है, तो इस बारे में क्या आप कहेंगे जो पाकिस्तान ईरान का दौरा है? बिलाल, अफीन, आप दोनों को बहुत सलाम, आपके देखने वालों को सलाम, आपकी पूरी टीम को सलाम। वालेकुम सलाम। ये बहुत अहम दौरा है बिकॉज इस वक्त सफारती मार्ग पे जंग चल रही है पाकिस्तान और भारत के दरमियान में, जहां भारत ने मुख्तलिफ ग्रुप्स बनाकर मुख्तलिफ ममालिक की तरफ भेजे हैं और हमारे ग्रुप्स भी गए हैं। वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर, हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सैयद आसिम मुनीर साहब, फील्ड मार्शल साहब, वो भी तशरीफ ले गए हैं, फॉरेन मिनिस्टर भी साथ हैं। और ये इन ममालिक का दौरा है जो कि उस वक्त में पाकिस्तान के साथ खड़े हुए, जिसमें चाइना भी हमारे साथ था, लेकिन अगर आप मुस्लिम ममालिक में देखें तो टर्की है, ईरान है, आज़रबाईजान है, जो ममालिक का दौरा है। और असूल भी यही बनता है कि जो आपके साथ खड़े हो आप उनके साथ खड़े हो। बिल्कुल। ईरान के साथ जहाँ तक मामला है तो देखें, हमारे तारीखी ताल्लुकात हैं। ईरान वो मुल्क है जिसने सबसे पहले पाकिस्तान को तस्लीम किया। ईरान वो मुल्क है कि जब भी पाकिस्तान जंग की हालत में गया तो ईरानियन ने अपनी एयर स्पेस भी खोली, अपने एयरपोर्ट्स भी हमारे लिए खोले, ऑयल भी प्रोवाइड किया, इवन वेपन भी हमें दिया। ईरान इराक जंग में हमने भी ईरान की मदद की, और ये कॉमन अंडरस्टैंडिंग है कि ईरान की सिक्योरिटी को कुछ होता है तो पाकिस्तान के ऊपर उसका नेगेटिव फॉल आउट आता है, और पाकिस्तान की सिक्योरिटी को कुछ होता है तो ईरान से उसका नेगेटिव फॉल आउट होता है। फिर उसके अलावा इवन पाकिस्तान बनने से पहले, इस्लाम आने से पहले हमारे खित्तों के आपस में ताल्लुकात थे, और जर्द जो आखिरी शहनशाह रहे ईरान के, उनकी जो जोजा थी जी, वो उनका ताल्लुक पाकिस्तानी प्रोविंस सिंध के साथ था, और उनकी दो बेटियां थी, कंज बानो और शहर बानो, जो बाद में खलीफा दोम के वक्त में इमाम हसन और इमाम हुसैन की जोजियत के अंदर आ गई। तो एक मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत हमारे पुराने ताल्लुकात हैं। फिर ये भी आप समझिए कि दोनों ममालिक माशी लिहाज से भी बड़े अहम हैं, और जो सीपैक है, कनेक्टिविटी है, वो उसके लिहाज से भी बहुत अहम है। और दोनों के अंदर चाइना जो है वो अपनी सरमायाकारी कर रहा है, और चाइना ने जहाँ पे यहाँ ग्वादर डेवलप किया है तो वहाँ पे जो चाबहार है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर पाकिस्तान की जीडीपी इस वक्त $400 बिलियन क्रॉस कर गई है। ठीक है, अनऑफिशियल भी इकोनॉमी मिलाएं तो $1 ट्रिलियन तक जाती है। तो तजारत दोनों ममालिक के दरमियान में बड़ी अहम तजारत है, और पाकिस्तान के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसमें पाकिस्तान बड़ा रिच है। मिसाल के तौर पे नमक की जो आपकी कान है वो दुनिया की सबसे बड़ी, दूसरे नंबर की बड़ी कान है। सबसे ज्यादा कोयले के रिजर्व आपके पास मौजूद है। दुनिया में सबसे ज्यादा बेहतरीन फुटबॉल और बड़े पैमाने में फुटबॉल आप बनाते हैं। ये चंद चीजें जो है मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। अब इस तनाजर में जो कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान में है,
ये देखें, जो पॉलिटिक्स होती है उसमें मफादात देखे जाते हैं, और उस मफादात में जहां हम आहंगी आती है वो ममालिक साथ खड़े होते हैं। तो लिहाजा इस वक्त जियो पॉलिटिक्स जो इस वक्त तब्दील हो रही है सिस्टेमिक लेवल पे, यानी बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर, उसमें ईरान और पाकिस्तान साथ खड़े हैं। उसकी एक छोटी सी झलक आप ले लीजिए कि इस सारे एपिसोड में जो क्राइसिस भारत के साथ रहा, भारत के पीछे था इजराइल की एनिमिटी है विद ईरान। नेतन्याहू के कई बार ये स्टेटमेंट आ चुकी है कि दो ममालिक को हम दुश्मन करार देते हैं, एक ईरान है और दूसरा पाकिस्तान है। और फिर गजा के ऊपर जो मौक़िफ़ है पाकिस्तान ईरान, उसके अंदर भी हम आएंगे। अभी सुप्रीम लीडर से जो मुलाकात हुई उसमें पाकिस्तान के मौक़िफ़ की सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई ने तारीफ भी की। और फिर कश्मीर के मसले पे भी उनके रूहानी पेशवा के हमेशा जो बयानात है वो पाकिस्तान की फेवर में आते रहे। ठीक है। तो जियो पॉलिटिक्स के सिनारियो में भी आप अगर देखें तो हम आहंगी दोनों ममालिक में पाई जाती है। तो माशी, सकाफती, तारीखी, जियो पॉलिटिक्स हर लिहाज से हम आहंगी है पाकिस्तान और ईरान के दरमियान। अच्छा मुनव्वर साहब, आई जस्ट वांट टू आस्क वन मोर थिंग। अगर हम भारत की बात कर रहे हैं तो ईरान के साथ हमारे तो बड़े एक बरादराना ताल्लुकात हैं, मजहबी मामलात हों या फिर मॉरली, फिजिकली, मेंटली मामलात हों, तो तब भी हम बड़े कनेक्टेड और बड़े सेंसिटिव हैं हम। लेकिन भारत ने भी माजी के अंदर ईरान के साथ बड़े ताल्लुकात बढ़ाने की कोशिश की। इफ यू रिमेंबर चाबहार का मामला हो तो वो भी चीज़ें सामने आई। क्या आपको लगता है मुस्तकबिल के अंदर के भारत फिर से कुर्बत हासिल करना चाहेगा ईरान की और पाकिस्तान के साथ इसके ताल्लुकात को बिगाड़ना चाहेगा, जैसे माजी गवाह है इस बात का? जी, ये बड़ा अहम सवाल आपने किया। बिल्कुल आपने बजा फरमाया कि भारत ने काफी पींगे बढ़ाई और चाबहार के अंदर उन्होंने इन्वेस्टमेंट की, और वो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जो है, जो कि रशिया से चलकर सेंट्रल एशिया से होते हुए ईरान तक आना था, उसमें काफी इन्वेस्टमेंट रही। लेकिन फिर भारत के असल चेहरे को ईरानियंस ने देखना शुरू किया। अच्छा। स्पेशली जो बलूचिस्तान के अंदर हमारे यहाँ दहशतगर्दी हुई, वो भारत ईरान के थ्रू ही लाता था। मिसाल के तौर पे कुलभूषण यादव का मामला है, या अभी भी BLA के जो रहनुमा हैं वो ईरानी साइड ऑफ बलूचिस्तान में पाए जाते हैं। और ये जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है ईरान के प्रेसिडेंट बदख्शां और हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब के दरमियान में, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ईरानी प्रेसिडेंट ने इस बात को क्लियर किया कि हमारे बॉर्डर को अब पुरसुकून होना होगा और दहशतगर्दी से पाक होना होगा और हमें आपस में ताउन करना होगा। ठीक है। तो ये दोनों साइड पे रियलाइजेशन मौजूद है। और फिर इसमें अहम फैक्टर चाइना का है। चाइना चूंकि अलाइनमेंट है, स्ट्रेटेजिक पार्टनर से अब मामला पाकिस्तान से आगे चला गया है, जिसको कह रहे हैं स्ट्रेटेजिक फ्यूजन। और ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप से बहुत ज्यादा अपग्रेडेड है, बिकॉज इसकी मिसाल अब तक इंटरनेशनल सिस्टम में नहीं मिलती। किसी भी जो डोमिनेंट पावर होता है या सुपर पावर जिसे आप कहते हैं, वो कभी अपने सिस्टम में किसी और मुल्क को इन नहीं करता। अमेरिकन ने कभी नहीं किया, फॉर्मर सोवियत यूनियन आज के रशिया ने कभी नहीं किया, लेकिन चाइना ने अपने सिस्टम में पाकिस्तान को इन कर दिया है। ठीक है। तो चाइना और पाकिस्तान का कंसर्न एक ही है, और वो है इंडिया। लिहाजा ईरान में भी चाइना की जो $400 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है, वहां पे चाइनीज भी कभी नहीं चाहेंगे कि वो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करें, जिससे जो चाइनीज प्रोजेक्ट है CPEC, जो फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है BRI का, वो डिस्टर्ब हो जाए। ठीक है। तो मैं समझता हूँ इंडिया के चांसेस कम हैं, और अभी भी उन्होंने काफी लॉलीपॉप देने की कोशिश की है ईरानियंस को, लेकिन हमारा भी मैसेज और चाइनीज का मैसेज क्लियर है। और ईरान की भी खित्ते के अंदर मफाद यही है कि वो इस वक्त चाइना के साथ खड़ा हो, पाकिस्तान के साथ खड़ा हो, टर्की के साथ खड़ा हो, अजरबैजान के साथ खड़ा हो, न कि वो इनकी मुखालफत में जाए। ठीक है। अच्छा, ज़रा एक सवाल मैं यहाँ पर ईरान के हवाले से और करना चाहूँगा, फिर विल मूव टूवर्ड्स टर्की। अफशीन जो है उधर आपसे कुछ टर्की के बारे में भी जानना चाहेंगी। ईरान का एक बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक सॉफ्ट इमेज पाकिस्तान और ईरान का आपस में है, और मजहबी एक हम आहंगी भी है। ज़रा मैं ये जानना चाहूँगा कि भारत हमेशा कोशिशें करता है मजहबी फ़िरका वारियत को फ़रोग़ देने के लिए, और ईरान के साथ हमारे जो मामलात हैं वो शिया सुन्नी फसादात को किस हद तक कम कर सकते हैं, फ़िरका वाराना कशीदगी को किस हद तक कम किया जा सकता है। आयतुल्लाह ख़ामनेई ने बड़े अच्छे से इस्तक़बाल किया है, और शहबाज शरीफ ने भी सुप्रीम लीडर का है जो मुस्लिम ममालिक है, मुस्लिम वर्ल्ड का। सो हाउ डू यू सी दिस थिंग कि किस तरह से कशीदगी को जिंदगी भर के लिए क़यामत के लिए ख़त्म कर दिया जाए? देखिए, पाकिस्तान में जो शिया सुन्नी फसादात थे, इसको आप कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स के कॉन्टेक्स्ट में समझ सकते हैं, जिसका इज़हार फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने भी किया।
ये जो नजरियात का टकराव था वो बुनियादी तौर पे ईरान के जो इस्लामिक रेवोल्यूशन था, जिसे मैं कल्चरल रेवोल्यूशन कहता हूँ, बिकॉज इट वाज फर्स्ट रिवोल्ट अगेंस्ट द वेस्टर्न कल्चर, और उसको ब्रांड दिया गया इस्लामिक रेवोल्यूशन का। तो वेस्ट को डर ये था कि एक तरफ सोवियत यूनियन ने इंटरवीन किया अफगानिस्तान में, और दूसरी तरफ ईरान का जो इनकलाब है उसका डोमिनो इफेक्ट आएगा पाकिस्तान में, इराक में और टर्की में। तो लिहाजा उसको कंटेन करने के लिए यहाँ पे उस नजरिए को फरोग दिया गया इन ममालिक के अंदर, ताकि उसके नजरिए को कंटेन किया जा सके, और उसमें ये फिरका वारियत पड़ी, और फिर आपको पता है ये अखाड़ा बना पाकिस्तान। अब चूंकि सऊदी अरब का भी इंटरेस्ट नहीं है और वो मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रहे हैं और बड़े विजनरी लीडर है मोहम्मद बिन सलमान, और दूसरी तरफ ईरान भी जो है इससे काफी आगे चला गया है मामला। अब ईरान उम्मा की बात करता है, ईरान बात करता है फलस्तीन और गजा के मसले और कश्मीर को हल करने की बात करता है, और ईरान जो स्ट्रक्चर मौजूद है जो सबजुगेट करता है ग्लोबल साउथ के ममालिक को, उससे आजादी इमेंसिपेशन की बात करता है। तो इस सारे मामले से बाहर निकल गया, इसलिए आपको फिरका वाराना फसादात कम नजर आते हैं। अलबत्ता मुसलमानों के मुख्तलिफ फिरकों के अंदर जो हम आहंगी है वो इस मुलाकात में उसका बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट जाएगा। जब शहबाज शरीफ साहब इंतहाई एहतराम के साथ तशरीफ ले गए, और अभी तक मेरे पास ऑथेंटिक रिपोर्ट तो नहीं है लेकिन कहा जा रहा है तो गालिबन वो जूते उतार के भी अंदर गए। तो अगर ये मामला रिस्पेक्ट का इस हद तक है तो ये एक पॉजिटिव सिग्नल जाता है न फकत पाकिस्तान के लिए बल्कि पूरी मुस्लिम उम्मा के लिए कि हम एक हैं और हमें एहतराम के रिश्ते के साथ आगे बढ़ना हो। बिल्कुल, एहतराम का रिश्ता है हमारा ईरान के साथ। साथ ही तुर्की का भी दौरा किया पाकिस्तान ने, तो उन दोनों ममालिक के जो दरमियान ताल्लुकात हैं और मज़ीद और जो ईरान जो तुर्की की सपोर्ट है पाकिस्तान के लिए, और तुर्की का बहुत अच्छा जेस्चर है पाकिस्तान के लिए, उसको आप कैसे देखते हैं? कदर की निगाह से किस तरह हम देख सकते हैं? देखें, तुर्किया के साथ भी हमारे तारीखी ताल्लुकात हैं, यानी ऑटोमन एम्पायर आपको याद होगी, मौलाना मोहम्मद अली जोहर और मौलाना शौकत अली जोहर उन्होंने तहरीक चलाई खिलाफत को बचाने के लिए, और तुर्किया अब भी उसको कदर की निगाह से देखता है। गो कि उस वक्त पाकिस्तान वजूद में नहीं था, लेकिन जो मुसलमान हिंद थे जिनका मस्कन इस वक्त पाकिस्तान है, इनके जो फोर फादर्स थे, उन्होंने तुर्किया की खिलाफत को बचाने के लिए अनथक मेहनत की और काविशें की, इसलिए वो कदर की निगाह से देखते हैं। फिर ये कि हमारे यहाँ जो सूफी कल्ट आपको नजर आता है वो भी तुर्किया से मुतासर होते हुए नजर आता है। फिर हमारे यहाँ एजुकेशन से लेकर कल्चरल जो आर्टिफैक्ट्स हैं उसमें भी आपको तुर्की के कल्चर की आपको झलक नजर आती है। जहां तक जियो पॉलिटिक्स और जियो स्ट्रेटेजिक का ताल्लुक है तो तुर्किया और पाकिस्तान कोल्ड वार में एक ही कैंप में थे, यानी वेस्टर्न कैंप में थे। और अगर आज आप मुस्लिम दुनिया में मुझसे पूछें कि मिलिटरीली सबसे ज्यादा पावरफुल नेशंस कौन है और जो मुस्लिम उम्मा को डिफेंड कर सकते हैं, तो वो तुर्की और पाकिस्तान का नाम है। और तुर्की और पाकिस्तान के सियासी जो ताल्लुकात हैं उसके अंदर जुल्फी भुट्टो साहब ने एक दफा कहा था, देयर इज नो इफ्स एंड बट्स। हमने साइप्रस पे हमेशा उनके मौक़िफ़ की हिमायत की और उनके साथ खड़े हुए, बिल्कुल, और तुर्की हमेशा कश्मीर पे पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है। अभी भी आप देखिए इंडिया पाकिस्तान जो टेंशन रहा, क्राइसिस रहा, इसमें तुर्की ने खुल के पाकिस्तान की हिमायत की है। और फिर हमारे दिफाई प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जैसे कान 5th जनरेशन फाइटर जेट का प्रोजेक्ट उनके साथ चल रहा है। इसके अलावा इस वक्त एयरक्राफ्ट कैरियर की बात पाकिस्तान के हवाले से चल रही है, जो 2030 में पाकिस्तान में आ जाएगा, और उसमें जो हमारा बहरिया है और टर्की का जो एरोनॉटिकल जो उनकी कंपनी या कारपोरेशन जो भी है, वो उस एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए अनमैन्ड जेट फाइटर्स बनाएगा, जो कि ऑपरेट किया जाता है अंदर से बैठकर। फिर ड्रोन्स के ऊपर भी बहुत काम हो रहा है हमारे। तो मैं समझता हूँ कि तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान में दिफाई ताल्लुकात, सियासी ताल्लुकात और तारीखी ताल्लुकात, वो इस रिश्ते को ठीक है, एक मजबूत पार्टनर है टर्की। अच्छा, पाकिस्तान ने भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी के हालिया बयान पर सख्त रद्द अमल दे दिया है और बयान को नफरत अंगेज, इश्तियाल अंगेज और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खुली खिलाफ वर्जी करार दिया है। तो आप क्या समझते हैं, पाकिस्तान ने मजबूती से इनके नफरत अंगेज बयान को रद्द किया है, तो आगे से क्या रिएक्शन आ सकता है इंडिया का? देखें, वो जिस बेस की और जिस इलाके में जाके दिया है उसकी बेस को पाकिस्तान ने उड़ाया था, उनके S-400 सिस्टम को उड़ाया था। तो वहां से असल में मोदी साहब ने ये बयान झाड़ा है और पाकिस्तानी अवाम खिताब करते हुए उन्होंने जो बात कही है, ये असल में गब्बर सिंह का ये डायलॉग है जो शोले फिल्म में है। और आपको पता है इंडिया इस वक्त अभी तक वो इंडियन फिल्म वाकई वो उससे बाहर ही नहीं निकल पा रहे।
जी उससे बाहर नहीं निकल पा रहे और इनके दिमाग चल गए हैं। और ये अभय शुक्ला जो कि रिटायर्ड फोर्सेस सर्विस उन्होंने दी है इनके फोर्सेस के अंदर, उन्होंने किताब लिखी है डफर जोन, एक्सपेंशन ऑफ डफर जोन, उसका टाइटल बड़ा है। बहरहाल उस किताब के अंदर वो ये कह रहे हैं कि भारत स्टूपिड नहीं है, इसकी लीडरशिप स्टूपिड नहीं है बल्कि डफर है। और वो इसकी कह रहे हैं कि नॉर्थ से साउथ इंडिया की तरफ उसकी एक्सपेंशन हो रही है और उसके अंदर वो जो एलिमेंट्स बताते हैं ज्योग्राफिकली, जो नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ वेस्ट है, जो कि गढ़ है मोदी की सपोर्ट का, गोदी मीडिया का गढ़ है, और जिसका माइंडसेट ये है कि जहाँ पे इलिटरेसी है और जहाँ पे मजहबी इंतहा पसंदी हिंदुत्व को उन्होंने ब्रांड लिया है, जो उनकी माइंडसेट और लाइफ स्टाइल को बनाता है, इस्लामोफोबिया में मुब्तला करता है, हाइपर नेशनलिज्म देता है। वो हत्ता के जो भारत में रहने वाले मुसलमान हैं उनको वो पाकिस्तानी करार देते हैं, वो उनको दहशतगर्द करार देते हैं। और उनके अपने लोग अगर हिंदू भी उठ के अगर सवालात पूछें तो उनको भी कहते हैं ये उनका आलायकार है। जिस तरह उनके जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं मिस्री साहब, उनके ऊपर जो लगाया, या अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान साहब, उनको जिस तरह से पकड़ा, 13 केसेस महा राठौर के ऊपर उन्होंने बनाए। तो इस वक्त दिमाग चल गया है और दुनिया सीरीज नहीं ले रही। आप इससे अंदाजा करें कल लाहौर में जो इख्तितामी जो मैच हुआ है PSL का, उसमें वहां पे नेवल ऑफिसर्स, नेवल चीफ मौजूद थे, प्रेसिडेंट मौजूद थे, अमेरिका की जो इस वक्त आए मुकाम सफीर हैं बेकर साहिबा, वो वहां पे मौजूद थी, और दूसरे मोदी साहब उधर फ्रस्ट्रेट होके जिस किस्म की तकरीरें कर रहे हैं। तो बुनियादी तौर पे आपके यहाँ पुरसुकून है बिकॉज आपको फतह हासिल हुई है, आपके पास अक्लमंदी है, आपकी लीडरशिप बड़ी रैशनली चल रही है, और वहां पे ये डफर्स हैं। बल्कि उनके अब तो लोगों ने ये सवाल खवातीन ने उठाना शुरू किया है कि उम्र के हिस्से में इनके दिमाग ही चल गए, इनके दिमाग काम ही नहीं कर रहे, इसलिए दुनिया उनको सीरियस नहीं ले रही। और मुनव्वर साहब, आप देख रहे हैं कि जितना ज्यादा नरेंद्र मोदी जो है वो अपनी नेशन से स्पीच करते हुए पाकिस्तान मुखालिफ बयानियां अपना रहा है, उतना ज्यादा वो दुनिया के सामने एक्सपोज हो रहा है। लोग उनका मजाक उड़ा रहे हैं कि आखिर ये बोल क्या रहे हैं, ही इज नॉट इन हिज सेंसेस। आपको लगता है कि ये दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है? बिल्कुल भी नहीं। लगता है कि इसकी कोई बहुत बड़ी तारीख है? आपको लगता है कि ये इतना बड़ा मुल्क है जिसको अमेरिका अंडर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन कहता था नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है? चूंकि जो पावर बनता है वो अब उतना ही रिस्पॉन्सिबली बिहेव करता है, और उसकी लीडरशिप कभी भी तारीख में, मुल्कों की तारीख में कभी लीडरशिप ने इस तरह के घटिया बयान नहीं दिए और डायरेक्टली किसी मुल्क की आवाम को इस तरह एड्रेस नहीं किया जाता जिस तरह से मोदी साहब कर रहे हैं। तो कहना ये कि जो एंड ऑफ इंडिया किताब लिखी खशवत सिंह ने 2003 में पब्लिश हुई, उन्होंने इन्हीं पॉइंट्स को रेज किया था कि ये जो हिंदुत्व की फिलॉसफी है, डिस्क्रिमिनेशन और माइनॉरिटीज की जो प्रोसिक्यूशन है, टनल विजन का जो शिकार होना है, और जो बायसेस हद से ज्यादा बढ़ना है, ये इंडिया को टूटने की तरफ ले जा रहा है। हमें छोड़ें, अपना भारत बचा लें। 7 सिस्टर्स के अंदर बगावत आई हुई है, कश्मीर आजादी चाह रहे हैं, खालसा मूवमेंट वाले चाह रहे हैं, उधर तामील का इलाका जो है वो बेचैन बैठा हुआ है, और हालत ये है कि इनके अपने कैपिटल, अपना जो कैपिटल है वो दुनिया का सबसे बड़ा स्लम एरिया उस कैपिटल के अंदर है, जिसके पानी की हालत ये ऐसे लगेगा आपको जैसे पेट्रोल का कलर है। अच्छा। तो ये जब आपके अपने कैपिटल के अंदर ये आलम है, तो आप दुनिया की तरफ देख रहे हैं और आप पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं। यही वजह है कि वो इनका ओवरऑल दिमाग इतना खराब हो गया है। शशि थरूर साहब गए, जिनको बड़ा पढ़ा लिखा कहा जाता है, अमेरिका के दौरे के ऊपर, ताकि प्रेसिडेंट ट्रंप को कन्विंस कर सकें कि भारत के बयानिया को वो अडॉप्ट करें। वो मुलाकात के बाद प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए कह रहे हैं कि वो उनकी क्लास ही नहीं है। अच्छा। अब ये जो स्टेटमेंट है, ये उनको अमेरिका की हिमायत दिलाएगा या प्रेसिडेंट ट्रंप को मजीद गुस्सा दिलाएगा? इसी वजह से वो बयान दिए जा रहे हैं। मुनव्वर साहब, आपने इंटरनेशनली तो काफी सारा तज्जिया दिया जो कि काबिल गौर था। अब पाकिस्तान की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की अगर बात करें तो पाकिस्तान के हवाले से जो मिनिस्टर हैं उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि पाकिस्तान कुछ बेहतरी की तरफ आ रहा है, इकोनॉमिकली स्टेबिलिटी आ रही है, फिर टैक्स इस्लाहात को लेकर आ रहे हैं, और फिर सबसे बड़ी बात जो की उन्होंने कि जो बोझ है कर्जों का वो कुछ कम होने की तवक्को है। वी डू एक्सपेक्ट के अब कुछ ना कुछ कम होगा बर्डन, तो हमारे जो टैक्सेस हैं वो भी बेहतर हो जाएंगे, इस्लाहात होगी। डू यू सी एनी काइंड ऑफ पॉजिटिव चेंजेस? देखें, हुकूमत इस डायरेक्शन में इकदाम ले रही है और मजीद इकदाम लेने की जरूरत है।
मैं हमेशा, मेरा मौक़िफ़ ये रहा है कि जब तक थारो रिफॉर्म्स आप नहीं लाएंगे, नॉट ओनली इन द फील्ड ऑफ, इन द एरिया ऑफ इकोनॉमी, बल्कि पॉलिटिक्स के अंदर भी और माशरे के अंदर भी, जब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे आपकी कौम डायनामिक नहीं होगी। आपकी इकोनॉमी के साथ जो असल प्रॉब्लम है, इंटेलेक्चुअली अगर बात की जाए, तो ये एलीट कैप्चरिंग इसका सीरियस प्रॉब्लम है जी। जब एक छोटा सा तबका जो है आपके रिसोर्सेज के ऊपर काबिज हो जाता है, जब तक आप मिडिल क्लास को आगे नहीं बढ़ाएंगे, उसकी तादाद को आगे नहीं लेके जाएंगे, जब तक आपकी इकोनॉमी के अंदर वो वाइब्रेंट नहीं होगी, वो डायनामिक नहीं रहेगी। तो इस हवाले से रिफॉर्म्स की बात हो रही है, टैक्सेस के अंदर रिफॉर्म्स आ रहे हैं, इसके अलावा उड़ान प्रोग्राम जो प्राइम मिनिस्टर ने इंट्रोड्यूस किया उसके अंदर भी आ रहे हैं। अब देखना ये है कि इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट, यानी आम बंदे तक इसका इफेक्ट कैसे जाएगा। अलबत्ता जो आपकी जीडीपी है वो मैंने जिस तरह पहले भी कहा, 350 ऑफिशियल जो है $350 बिलियन से अब $400 बिलियन पे चली गई है। इसका मकसद इकोनॉमी आपकी इम्प्रूव कर रही है, ग्रोथ रेट आपका 2 से 2.5 के ऊपर खड़ा है। अल्लाह करे कि हम 5 से 6 की तरफ चले जाएं, फिर आपकी इकोनॉमी जो है वो टेक ऑफ पोजीशन के ऊपर आ जाएगी। बिल्कुल, बहुत अच्छे मुआशी इशारे आपने दिए, बहुत ज़बरदस्त तज्ज़िया आपने दिया। बहुत शुक्रिया। मुनव्वर हुसैन पवार साहब हमारे साथ मौजूद थे, माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर। बहरहाल आगे बढ़ेंगे और कुछ और ख़बरें भी हमारे पास यहाँ पर जो टॉप स्टोरीज़ के अंदर। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की पंजाब के लिए एक बड़ी काविश, शुगर के मरीज़ बच्चों के लिए इंसुलिन प्रोग्राम लॉन्च कर दिया। मरीम नवाज़ अच्छा काम करी, उन्होंने लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मरीज़ जो बच्चों के घर हैं वहाँ जाकर इंसुलिन कार्ड भी तकसीम किए और कमसिन बासे अदनान, ज़ैनब, वहीद और जैन शहजाद को इंसुलिन कार्ड, ग्लूकोमीटर, BSR स्ट्रिप्स और नीडल बॉक्स भी दिया। ये बहुत अच्छी काविश है मरीम नवाज़ की। अगर देखा जाए तो जितनी ज़्यादा वो एक्टिव हैं पंजाब में एज अ CM और जितने ज़्यादा नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर रही हैं, तो वो पंजाब के लिए बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव है उन्होंने जो लिया है। और उनको कहने को तो लोग कह देते हैं कि टिकटॉक वज़ीर आला है, लेकिन अगर वो यही अपने काम टिकटॉक पर भी दिखा रही हैं तो दिखाने चाहिए ताकि और सूबों को भी इंस्पिरेशन मिले और ज्यादा जो है ना लोग, क्योंकि टिकटॉक देखते हैं ना हमारी आवाम, तो पांचों सूबों की अगर बात की जाए तो आपको एक ही वजीर आला यानी कि CM आपको बड़ी एक्टिव नजर आएंगे हर जगह, जो कि सिर्फ मरियम नवाज साहिबा हैं। जबकि ईद उल अज़हा का चांद देखने के लिए भी मरकजी रोते हिलाल कमेटी का इजलास आज होगा। ज़िलहज का चांद देखने के लिए मरकजी रोते हिलाल कमेटी का इजलास चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद के ज़ेरे सदारत होगा। जोनल रोयत हिलाल कमेटियाँ भी ईद उल अज़हा के चांद की रोयत के लिए अपने अपने मुतालिका सदर दफातर में इजलास में मुनक़िद करेंगे और स्पार्को के मुताबिक ज़ुलहज 29 मई को मुतवक्किल है। बिल्कुल मुतवक्किल। और जब ईद उल अज़हा की बात आती है, सुन्नत इब्राहिमी की बात आती है, और सुन्नत इब्राहिमी क्या है कि आप अपने प्यारे जानवरों को कुर्बान करते हैं। बेसिकली ये जो मोटिव है, ये जो मिशन है, वो ये है कि अपनी अना को कुर्बान करें आप, क्योंकि आपकी जो सबसे प्यारी चीज होती है, देते रहना चाहिए, जो सबसे प्यारी चीज होती है उसे कुर्बान करते हुए आपकी अना बीच में आ जाती है। तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने लख्त जिक्र को कुर्बान किया था अल्लाह ताला के लिए, तो वो मेंढा आ गया था और मेंढे से ये पूरी एक सुन्नत इब्राहिमी है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है कि हम जानवरों को जो है वो ज़िबा करते हैं। और जानवरों को ज़िबा करने के लिए जब जानवर ज़िबा करने के लिए ख़रीदने जाते हैं तो कहाँ पे जाते हैं? मवेशी मंडियों में। मवेशी मंडी जो है वो 14 मवेशी मंडी कराची के अंदर लगाई गई हैं और पूरे पाकिस्तान के अंदर मुतादिद मवेशी मंडियाँ लगाई गई हैं जहाँ पे पूरी दुनिया से भी जानवर आते हैं, पूरे मुल्क के कई इलाकों से, शहरों के अंदर से लाए जाते हैं और हर जगह पर जानवर, गायें, बकरियाँ, भेड़, बछड़े, ये सब मौजूद होते हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता दूँ यहाँ पे, विच इज़ अ गुड थिंग कि हमने सुपर हाईवे मवेशी दोस्त मंडी के ऊपर एक प्रोग्राम किया था, तो हम जो है वो KMC की जानिब से एक टैक्स लगाया गया था, तो वो हमने उसको गैर कानूनी टैक्स जो है वो चला दी थी खबर, लेकिन वो उसके बाद हमने वजाहत की, तर्जुमान ने हमसे तलब की, जब हमने उनसे पूछा तो तर्जुमान ने वाज़ेह तौर पर हमें नोटिफिकेशन दिया। तर्जुमान है दानियाल KMC के, और मुर्तज़ा आपकी जानिब से फिर वो उन्होंने पूरा एक पलंदा हमारे सामने रखा, which is not illegal, it's a legal tax which is collecting इन टर्म्स ऑफ वहाँ की जो सैनिटेशन है, वहाँ के जो वेटनरी डिपार्टमेंट्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, वहाँ की जो सफाई सुथराई और सेफ्टी जोन के अंदर जो KMC के अंदर आता है, जो टाउन के अंदर आता है, तो उन चीज़ों की मद में
टैक्स लिया जा रहा है वो टैक्स इस तरह से लिया जा रहा है कि 300 रुपए फी बकरा टैक्स लिया जा रहा है और 500 रुपए फी गाय या बड़ा जानवर जो होता है वो टैक्स लिया जा रहा है। इसकी हमने कन्फर्मेशन की केएमसी के तर्जुमान से, तो उन्होंने हमें ये बताया कि भाई ये देखिए नोटिफिकेशन सामने आ गया है और बाकायदा तौर पर एक प्रेस रिलीज़ भी आई है। प्रेस रिलीज़ के अंदर बताया कि ये करारदाद से काउंसिल से मंजूर हुआ और उस काउंसिल का करारदाद का हवाला भी उसके अंदर दिया गया है। सो ठीक है, कुछ चीज़ें जो है वो हमने सामने रख दी हैं। अब मुर्तज़ा वहाब ने जिस तरह से मंडी को टेकअप किया है और उस मंडी के जो इंतज़ाम हैं वो केएमसी बेहतर तरीके से संभाल रही है, जिसकी मद में ये एक लीगल टैक्स ऐड किया गया है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और मंडियों की अगर बात करते हैं तो कहीं पर गैर कानूनी मवेशी मंडियाँ भी हैं। भाई लोगों को तो ख़रीदना है जानवर। अच्छा, वहाँ पर वो टैक्स फ्री हैं? वो टैक्स नहीं, वो तो बेसिकली है ही नहीं, उनके पेपर्स के अंदर ही नहीं है मवेशी मंडियाँ। तो इनके खिलाफ पुलिस का क्रैकडाउन भी हो रहा है। और जहाँ पुलिस का क्रैकडाउन होता है नहीं हो रहा होता वहाँ पर पहुँच जाती है एनटीएन न्यूज़ की एक ख़ास टीम है जिस टीम का नाम है जाल प्रोग्राम जो है वो पहुँच जाता है एनटीएन का और सादुर रहमान उसके जो होस्ट हैं सैयद सादुर रहमान वो पहुँच जाते हैं। ये एफआईआर चल रही है। परसों सादुर रहमान ने 3 एफआईआर करवाई हैं और जो गैर कानूनी मवेशी मंडी के जो लोग थे उनको पकड़ के अरेस्ट करवाया कि भाई गैर कानूनी काम नहीं करो, इसको कानून के दायरे में लाके जानवर भी बेचो, सुन्नत इब्राहिमी के लिए जो लोग आ रहे हैं उनसे सवाब भी कमाओ। अच्छा, ये मुझे बताइए कि आजकल जैसा कि मौसम चल रहा है, इतनी शदीद गर्मी, धूप, लू, तो उसमें इतने सारे जानवर जो हैं उनकी वैक्सीनेशन का भी कोई इंतजाम होता है वहाँ मंडियों में? क्योंकि इस तरह तो बहुत सारे जानवर एक साथ रहकर बीमार हो जाएंगे। बिल्कुल यही होता है और जिसकी वजह से वो टैक्स जो केएमसी का लगाया गया था उसमें वेटनरी जो डिपार्टमेंट है, जो वेटनरी डॉक्टर्स होते हैं उनको शामिल किया जाता है और वो मंडियों के अंदर मौजूद हैं। वो क्या करते हैं, कोई जानवर बीमार हो जाता है तो उसको उसकी मेडिकेशन होती है, उसकी वैक्सीनेशन होती है कि जो भी जानवर दूसरे शहर से आ रहा होता है तो उसको वैक्सीन लगाने के बाद फिर उस मंडी के अंदर लेकर आते हैं। अच्छा, एक और अहम खबर आपसे शेयर करती चलूं। 18 करोड़ सार्फिन का हसास डाटा चोरी। गूगल, फेसबुक और एप्पल के सार्फिन मुतासर सार्फिन फौरी अपने अकाउंट्स के पासवर्ड तब्दील करें, एडवाइजरी जारी कर दी गई है। आलमी सतह पर एक बड़े डाटा लीक स्कैंडल का इंकशाफ हुआ है जिसमें 18 करोड़ से ज़ायद सार्फिन के अकाउंट्स के पासवर्ड्स और हसास मालूमात चोरी होने का इंकशाफ किया है और मुतासरा सार्फिन में गूगल, फेसबुक, एप्पल, इंस्टाग्राम और स्नैपचैट जैसे बड़े प्लेटफॉर्म्स के सार्फिन शामिल हैं। आई होप कि मैं और आप इससे महफूज रहे हैं। बहरहाल नेशनल कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम की जानिब से जारी करदा एडवाइजरी में ये वाज़ेह तौर पर बताया गया कि इस डेटा लीक में न सिर्फ सोशल मीडिया सार्फिन बल्कि सरकारी पोर्टलर्स और मालियाती इदारों से वाबस्ता अकाउंट्स भी मुमकिन तौर पर मुतासिर हुए हैं, जबकि एडवाइजरी में तमाम सार्फिन को फौरी तौर पर अपने अकाउंट्स के पासवर्ड तब्दील करने और 2 सतही तस्दीक फाल करने की भी हिदायत की गई है ताकि मज़ीद नुकसान से बचा जा सके। ये जो 2 सतही तस्दीक फाल करने की बात की गई है वो जो 2 फैक्टर वेरिफिकेशन कोड आपके मोबाइल पर रिसीव होता है आपको, तो वो सिर्फ क्योंकि वो मोबाइल कोड आप ही के पास आता है तो वो बड़ा ज़रूरी है जब आप अपना अकाउंट पासवर्ड चेंज करें, तो इस चीज़ का लाजमी ख्याल रखें। और मेरे ख्याल में अब हम सबको अपना सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उनके अपने पासवर्ड खुद ही हम चेंज कर लें। अच्छा, कितना मुश्किल हो जाता है ना। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आई डोंट डू दिस थिंग, सब जगह के पासवर्ड एक ही रखते हैं ताकि याद रहे। वो शायद नहीं वो कहते हैं ना कि गई भैंस पानी में। आपने एक जगह का पासवर्ड पकड़ा, उसी लिंक पे दोबारा वहां दूसरी जगह गए, वहां से पासवर्ड पकड़ा, ये पकड़ा। इवन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो बैंक के जो आपके पिन होते हैं वो भी इतने सिमिलर होते हैं कि उस पासवर्ड के अंदर कोई ना कोई सीक्वेंस होगा 1 2 3 4, वही आपका पिन नंबर होगा। माशाल्लाह, सल्यूट है ऐसे लोगों को। मुझे सल्यूट करें क्योंकि मैं भी उन्हीं लोगों में शामिल हूँ, क्योंकि भाई मुझे थोड़ा सा यही होता है कि अगर मैं भूल गई तो फिर मैं किससे जाके बोलूँगी, तो इसलिए बेहतर है कि मैं अपनी चीज़ें खुद ही रखूँ। लेकिन ये गलत तरीका है, ये मजाक की बात अलग है, लेकिन आपको जितना ज़्यादा जिस तरह से वो कोड्स दिए जाते हैं कि ये नंबर्स भी शामिल करें, अल्फ़ाबेट्स भी शामिल करें और एक कॉम्प्लिकेटेड सा पासवर्ड रखें, फिर उसको भले अपने कहीं अपने पास सेव रखें ताकि जो है वो याद भी रहे। और एक बड़ी मजे की बात है, क्योंकि हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। अगर आपको कोई शादी की पेशकश करे, ऑब्वियसली अगर आप देखेंगे अच्छा लड़का है और वेल ग्रूम्ड है या वेल ऑर्गेनाइज्ड है या जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स होंगी उनको पूरा मैच करता है तो आप हाँ करेंगी। लेकिन तबाहकुन तूफान के अंदर अगर पेशकश करे आपको शादी की, तो क्या आप एक्सेप्ट करेंगी? मतलब तूफान आ रहा है लेकिन अफरा तफरी में
शादी जैसे सेंसिटिव टॉपिक को मैं कैसे रिसीव करूंगी? जैसे वो किसी ने कह दिया था वो भागकर शादी करें, तो पता चला कि काजी से लेके पूरी बाराती सब भाग रहे थे और वो बेचारा कबूले कह रहा था। अगर ठीक है, जितना भी टर्मोइल और सिचुएशन जितनी भी ज्यादा चाहे तूफान आ रहा हो, लेकिन बाकी आपको अपना पसंदीदा बंदा कहीं नजर आ जाए और वो आपको शादी की पेशकश और अगर उसका नाम ही तूफान खान हो तो वो देखिए वो आ रहा तूफान। बहरहाल एक बड़ी मजे की बात है, विल गो एंड टेक अ ब्रेक देन। तबाहकुन तूफान के सामने न मौत का डर है न जिंदगी की ख्वाहिश है, तूफान के सामने शादी की पेशकश और जोड़े की दिलचस्प वीडियो वायरल हो गई है। भाई दुनिया में मोहब्बत की कहानियां हमेशा दिल को छू लेती हैं, लेकिन कभी कभी ये कहानियां कुछ खास और नाकाबिले फरामोश लम्हात के साथ जुड़ जाती हैं। हाल ही में अमेरिका के ओक्लाहोमा में एक जोड़े की मंगनी का वीडियो वायरल हो रहा है, जो एक तबाहकुन मगर खूबसूरत तूफान के दरमियान हुई। आइए आपको बताते हैं कि कैसे एक मोहब्बत भरा लम्हा कुदरत के खौफनाक मंजर के दरमियान रच गया। बिल्कुल, और ये देखें आप मनाजिर देखें तो ये टॉर्नेडो वहाँ पर जो आता है अमेरिका के जो शहर है ऑर्नेट और ओक्लाहोमा, वहाँ पर जो है वो मैट मिशेल ने अपनी महबूबा बेकी से एक मुनफरिद अंदाज में शादी की पेशकश की है, जब पीछे एक ज़बरदस्त टॉर्नेडो तूफ़ान अपनी पूरी शिद्दत के साथ गर्दिश कर रहा था, तो फिर वो पिक्चर वो कैप्चर हो गई है। बहरहाल एक छोटे से ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि आज की खबरें जो टॉप स्टोरीज थी वो सम अप हो गई हैं। देन वी गोना हैव अ वंडरफुल कैरिस्मेटिक और बड़े प्यारे से गेस्ट हमारे साथ स्टूडियो के अंदर, फिजिकल स्टूडियो मौजूद होंगे। एक छोटा सा ब्रेक। स्टे विद अस।